विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में चैप्टर 9 आंतरिक व्यापार की हम चर्चा कर रहे हैं और हमारा टॉपिक आज का है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार जिसको कहते हैं रिटेल ट्रेड। तो फुटकर व्यापार के बारे में समझें कि यहाँ पर क्या होगा कि उत्पादक या थोकबंद व्यापारी, उत्पादक होगा या थोकबंद व्यापारी होगा, तो उसके पास से बड़े जत्थे में माल खरीदना और खरीद कर ग्राहकों को आवश्यकता के अनुसार माल का विक्रय करना। अगर ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो वो कौन है? फुटकर व्यापारी है या वो फुटकर व्यापार है। तो फुटकर व्यापारी जो है वह उत्पादक या थोकबंद व्यापारी से बड़े जत्थे में माल खरीदकर ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार माल की पूर्ति करता है या माल बेचता है, तो वो फुटकर व्यापारी है या फुटकर व्यापार है। और यह माल किसको भेजता है? ग्राहक को भेजता है। तो इस तरह से आप यहाँ बता सकते हैं कि फुटकर व्यापारी माल वितरण के मार्ग में जो थोकबंद व्यापारी है और ग्राहक है उसके बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। यानी थोकबंद व्यापारी से माल लेता है और किसको पहुँचाता है? ग्राहक को पहुँचाता है। तो ये फुटकर व्यापारी जो है वह थोकबंद व्यापारी और ग्राहक के बीच में कड़ी के रूप में ये काम करता है। अब इनके बारे में देखते हैं फुटकर व्यापार की सेवाएं। तो फुटकर व्यापार की सेवाओं के अंतर्गत फुटकर व्यापारी की थोकबंद व्यापारी और उत्पादक के प्रति सेवाएं। अब जो फुटकर व्यापारी है वह थोकबंद व्यापारी यानी थोकबंद जो व्यापारी है या उत्पादक के प्रति, इनके प्रति क्या सेवा उसकी है वो देखते हैं। तो पहला नंबर है बाजार के बारे में जानकारी। आपको बताना है यहाँ पर कि फुटकर व्यापारी ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से, क्योंकि ग्राहक किसके संपर्क में रहेगा? फुटकर व्यापारी के साथ। तो प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से ग्राहकों की वस्तु की मांग कैसी है, यानी वो किस तरह की मांग कर रहा है वस्तु की, अभिरुचि कैसी है, उसकी वस्तु के प्रति पसंदगी कैसी है, तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है फुटकर व्यापारी। और यह जानकारी वह थोकबंद व्यापारी के माध्यम से उत्पादक तक पहुंचा देता है। इस तरह से बाजार के बारे में किससे संबंधित जानकारी? वस्तु की मांग संबंधी, अभिरुचि संबंधी, पसंदगी संबंधी जानकारी ग्राहकों से लेकर के और वो थोकबंद व्यापारी को भिजवाता है, पहुंचाता है, और वही जानकारी कहाँ पहुंच जाती है? उत्पादक के पास पहुंच जाती है। इस तरह बाजार के बारे में जानकारी, ये पहली सेवा हो गई। दूसरी सेवा है विज्ञापन में मदद रूप होना। फुटकर व्यापारी उत्पादक तथा थोकबंद व्यापारी के बोर्ड, उनके द्वारा जो चौपानियाँ होता है, उनके द्वारा नमूने जो होते हैं, वह अपनी दुकान पर लगाता है और उसका विज्ञापन करता है। आप देखिए कोई भी फुटकर व्यापारी होगा तो उसके यहाँ पर जिस चीज़ वस्तु का व्यापार कर रहा होगा उससे संबंधित वस्तुओं का उसके यहाँ पर विज्ञापन हेतु होर्डिंग लगे होंगे, बोर्ड लगे होंगे, साइन बोर्ड होंगे। तो ये सब चीज़ अपनी दुकान पर रखता है और उसके माध्यम से वो प्रचार करता है। यानी कि जो फुटकर व्यापारी है यह उत्पादक और थोकबंद व्यापारी को विज्ञापन में मदद करता है। तीसरा है साख में वृद्धि। फुटकर व्यापारी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले थोकबंद व्यापारी या उत्पादक जो होते हैं से माल खरीद कर ग्राहकों के प्रति विक्रय करते हैं। यानी एक यहाँ पर वो साख की वृद्धि करते हैं वस्तु के बारे में, यानी वस्तु अच्छी क्वालिटी की है तो वह वस्तु ला करके बाजार में बेचते हैं और इससे उत्पादकों की या जो थोकबंद व्यापारी हैं उनका एक साख बनता है कि चलो ये वस्तु की इतनी डिमांड है या यह वस्तु अधिक जो है उपयोगी है बाजार के अंदर, तो ये साख में वृद्धि करते हैं। तो यानी कि आप क्या बताएंगे कि फुटकर व्यापारी उच्च गुणवत्ता वाली और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने वाले थोकबंद व्यापारी या उत्पादकों से माल खरीद करके ग्राहकों को विक्रय करते हैं। अब आता है इसके बारे में देखिए, अब लाभ के बारे में बताएं तो पहला लाभ देखिए कि पसंदगी के अवसर। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि फुटकर व्यापार में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार अनेक उत्पादकों की विविध प्रकार की वस्तुएं रखते हैं। यानी जो छूटक व्यापारी होता है या फुटकर व्यापारी होता है वह अपने पास अलग अलग उत्पादकों के पास से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अपने पास रखता है, एक ही प्रकार की कई वैरायटी रखता है। और इस वजह से जो ग्राहक उसके यहाँ वस्तु खरीदने आता है उसको पसंदगी का मौका मिलता है। जैसे उसको साबुन खरीदना है तो साबुन में उसके पास 10 वैरायटी होगी, 10 में से किसी एक को वो पसंद करेगा वो। तो इस तरह से
फुटकर व्यापारी जो है वो एक ही वस्तु की अलग अलग प्रकार के जो है वैरायटी अपने पास रखता है और इस वजह से ग्राहक को पसंदगी का अवसर मिलता है। तो ये लाभ हुआ पहला। दूसरा लाभ है घर बैठे माल की आपूर्ति। फुटकर व्यापार में ग्राहकों को कई बार आवश्यकता के अनुरूप घर बैठे माल की सेवा दी जाती है। तो यहाँ पर जो फुटकर व्यापारी है वह अतिरिक्त सेवा के रूप में अगर ग्राहक उसको ऑर्डर देता है या ग्राहक उसको सामान उससे मंगवाता है तो उसके घर सामान वो पहुँचा देता है और इसका परिणाम क्या होता है कि ग्राहक का समय बचता है, यानी ग्राहक के समय में जो है बचत हो जाती है, उसको जाना नहीं होता है और माल उसके घर पहुंच जाता है। और तीसरा नंबर है ग्राहकों की शिकायतों का हल। अब ग्राहक के साथ कोई समस्या मान लो होती है कि फुटकर व्यापार में व्यापारी ग्राहकों के पास से माल के बारे में कोई भी शिकायत होती है तो उस शिकायत को थोकबंद व्यापारी को अथवा उत्पादक को फुटकर व्यापारी पहुंचा देता है और फिर उसका हल शीघ्र करने में मददरूप हो जाता है। इस तरह से फुटकर व्यापारी की मदद से जो वस्तु उत्पादक से बन के आई है उत्पादक के पास से उसमें कोई कमी रह गई है या उसकी सही क्वालिटी नहीं है या उसके प्रमाण सही नहीं है, तो जो भी समस्या है उस समस्या का हल फुटकर व्यापारी उत्पादक या थोकबंद व्यापारी से मिलकर उसको समाधान करा देता है। तो ग्राहकों की शिकायतों का हल आराम से हो जाता है। चौथा लाभ बताएंगे यहाँ पर ग्राहकों को साख पर विक्रय। अब ग्राहकों को साख पर विक्रय के बारे में बताएंगे कि फुटकर व्यापार में व्यापारी ग्राहकों के प्रत्यक्ष संपर्क में होता है, सबसे नज़दीक होता है, इसलिए वह उन ग्राहकों की आर्थिक स्थिति को जानता है और ग्राहक के व्यवहार को जानता है। इसलिए वह ग्राहकों को अगर आवश्यकता है तो उनके आवश्यकता के अनुसार माल का विक्रय साख पर भी करता है, यानी कि भविष्य में भुगतान करेगा, माल पहुंचा देता है, पेमेंट बाद में भी मिलता है इसको। तो इस तरह साख देने का काम ये फुटकर व्यापारी ग्राहकों को के लिए सेवा प्रदान करता है। पांचवा लाभ है विक्रय के पश्चात की सेवाएं। फुटकर व्यापारी में ग्राहक को माल जो बेचा जाता है उसके पश्चात कुछ सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि माल घर पहुंच गया, टीवी है, फ्रिज है, उसको घर पहुंचा दिया, बेच दिया गया और ग्राहक के घर वस्तु पहुंच गई तो उसमें मरम्मत हुआ या कोई नुकसानी वाला माल वापस लेना हुआ या कोई सी माल को एक्सचेंज करना हुआ, बदलना हुआ, तो ऐसी तमाम सेवाएं फुटकर व्यापारी प्रदान करता है अपने ग्राहक को। इस तरह से ग्राहक के लिए विक्रय के पश्चात की सेवाएं भी प्रदान हो जाती हैं या प्राप्त होती हैं फुटकर व्यापारी की तरफ से। फिर आता है छठा कि खरीदी के निर्णय में मदद रूप। फुटकर व्यापार में वस्तुओं का योग्य निर्देशन करके उनकी उपयोगिता, गुणवत्ता, मूल्य आदि की जानकारी दी जाती है, जिससे ग्राहक को वस्तु की खरीदी के निर्णय लेने में मदद रूप हो जाता है। यानी कि जो ग्राहक वस्तु खरीदने आएगा उसको फुटकर व्यापारी उसको वस्तु के बारे में अच्छी तरह जानकारी देगा। उदाहरण के रूप में कोई व्यापारी गया और वो उसको टीवी लेना है तो टीवी के शोरूम में जाएगा तो उसको तमाम प्रकार की टीवी दिखाई जाएगी, उसको जो रिटेल शॉप वाला मालिक होगा उसको दिखाएगा और हर वस्तु के बारे में उसको जरूरी जानकारी देगा। अब उसके बाद डिपेंड रखता है कि ग्राहक कौन सी वस्तु पसंद करे, वो उस पर डिपेंड करता है क्योंकि उसको सारा मार्गदर्शन मिल जाता है। तो इस तरह से ग्राहक को निर्णय लेने में सरलता हो जाता है, आसानी से वो निर्णय ले सकता है। सातवां है माल के संग्रह से मुक्ति। अब फुटकर व्यापार में ग्राहकों को जब चाहिए तब आवश्यकता अनुसार माल उनके नज़दीक से मिल जाता है, उनके पास से मिल जाता है। तो इस वजह से ग्राहकों को माल को संग्रह नहीं करना पड़ता। कोई ग्राहक चाहे मुझे जो है अगले महीने में इतनी वस्तु की ज़रूरत है तो उसको तुरंत जो है स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको जब चाहिए तुरंत जा करके वो दुकान से अपनी वस्तु ले आएगा। तो इस तरह ग्राहकों को माल संग्रह से मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद आता है ग्राहकों को मार्गदर्शन। फुटकर व्यापार में व्यापारी ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में मार्गदर्शन देते हैं, यानी कौन सी वस्तु के बारे में, उसके उपयोग के बारे में, कैसे उपयोग करना है और उसके जो है फ्यूचर में क्या वस्तु कैसी रहेगी, वो सब मार्गदर्शन देते हैं। तो भविष्य में वस्तुओं के मूल्य, वस्तु की पूर्ति और वस्तु के उपयोग की पद्धति, इन सब के बारे में मार्गदर्शन देते हैं, जिससे ग्राहकों को उसके बारे में फ़ायदा होता है। तो इस तरह से फुटकर व्यापार की सेवाएं हमने किसके प्रति देखा, इसमें थोकबंद व्यापारी और उत्पादक के बारे में देखा और उसके अलावा हमने देखा फुटकर व्यापार के लाभ में हमने 8 मुद्दे देखे। अब कुछ मर्यादाएं हैं फुटकर व्यापार में, तो मर्यादाएं देख लेते हैं। तो फुटकर व्यापार की मर्यादाएं में पहला है अधिक पूंजी निवेश। यहाँ बताएंगे कि फुटकर व्यापार में व्यापारी ग्राहकों को वस्तुओं की पसंदगी के अवसर प्रदान करते हैं, इसलिए उनको अनेक उत्पादकों के पास से
विविध प्रकार की वस्तुओं को अपने पास रखना पड़ता है। कोई ग्राहक आया और उसको जितनी अधिक वस्तु बताएंगे उतना ही ग्राहक को पसंदगी करने का मौका मिलेगा और उतना ही ग्राहक उसके यहाँ आकर्षित होगा। तो अब इस स्थिति में उसको अधिक से अधिक वस्तु अपने पास रखनी पड़ती है ताकि ग्राहक पसंदगी कर सके। तो जब विविध वस्तुओं को अपने पास रखना पड़ेगा तो उसके लिए फुटकर व्यापार में अधिक पूंजी की निवेश करना पड़ता है। तो अधिक पूंजी निवेश करना ये जो है एक मर्यादा के रूप में माना जाता है। दूसरा है वस्तुओं के अप्रचलित होने का जोखिम। अब यहाँ पर जो वस्तुएं हैं जिनको मतलब बेचा जा रहा है फुटकर व्यापार के द्वारा, तो वो ग्राहकों की पसंद पर, अभिरुचि पर, फैशन अथवा तकनीकी आदि के बदल जाने पर कई बार वस्तुएं अप्रचलित हो जाती हैं। तो जब ऐसी वस्तुएं अप्रचलित हो जाती हैं तब ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए वस्तु को लागत मूल्य अथवा उससे भी कम मूल्य पर बिक्री करना पड़ता है। तो ये जोखिम किसके सिर आ जाता है? फुटकर व्यापार के माध्यम पे आ जाता है। तो ये इसके लिए जोखिम कहा जाएगा। तीसरा मुद्दा है अन्य जोखिम। अब अन्य जोखिम के अंतर्गत आप बता सकते हैं इसके अंदर, जैसे माल में कोई नुकसान होना या माल में कमी हो जाना अथवा मूल्य में वृद्धि कमी हो जाना। तो ये जो अन्य जोखिम है, तो इसके अंदर फुटकर व्यापारी वस्तुओं का नुकसान, माल में कमी अथवा वस्तुओं के मूल्य में कमी वृद्धि का जोखिम उठाते हैं। तो ये इनके लिए एक मर्यादा के रूप में होता है। अगला पॉइंट है नाशवान वस्तुएं। तो नाशवान वस्तुओं के बारे में आप बता सकते हैं कि नाशवान किस्म की कई वस्तुएं हैं, जैसे कि फल है, साग सब्जी है, दूध है, दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं। उनको जब बिक्री करते हैं फुटकर व्यापारी तो उनको खराब होने का डर रहता है। ऐसी वस्तुओं को बिगड़ने का, खराब होने का डर या संभावना रहती है। तो इसका नुकसान भी फुटकर व्यापारियों को कई बार सहन करना पड़ता है। तो इस तरह से नाशवान वस्तुएं भी एक मर्यादा के रूप में हैं। फिर आता है पूर्वग्रह। पूर्वग्रह के बारे में बताएंगे कि फुटकर व्यापार में व्यापारी कई बार उत्पादक अथवा उनके उत्पाद के बारे में या किसी भी निश्चित उत्पादक के बारे में या उसके उत्पादन के बारे में पूर्व ग्रंथि से पीड़ित होते हैं और इस वजह से उस उत्पादक की वस्तुओं को विक्रय नहीं करते हैं। तो यानी अगर पूर्वग्रह है तो वह वस्तु भले अच्छी है, लेकिन उसको पूर्वग्रह अगर है फुटकर व्यापार में तो वह उस वस्तु को ग्राहकों को नहीं समझाएगा या उस वस्तु के बारे में ग्राहकों को गलत ढंग से बताएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उस वस्तुओं का विक्रय नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों, है फुटकर व्यापार के प्रकार। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसके अंदर हमने लगभग फुटकर व्यापार के सभी जो है विगतों को लेने का प्रयास किया है। तो अभी हमने देखा कि फुटकर व्यापार क्या है, फुटकर व्यापार की सीमाएं देखा, फिर फुटकर व्यापार का लाभ देखा और अब फुटकर व्यापार की मर्यादाएं देखें, 5 पॉइंट। और अब देख रहे हैं फुटकर व्यापार के प्रकार। फुटकर व्यापार के आपके मुख्य 3 प्रकार बताने हैं। पहला है चलती फिरती दुकानें और जिसको कहते हैं मोबाइल शॉप, और दूसरा नंबर है स्थायी दुकानें और जिसको हम कहेंगे फिक्स्ड शॉप, और तीसरा है अन्य पद्धतियां हैं जिसको बोलते हैं अदर मेथड। तो इस तरह से 3 प्रकार से फुटकर व्यापार होता है। तो चलती फिरती दुकान के रूप में, अस्थायी दुकान के रूप में या अन्य पद्धतियां जो अभी आप सीखेंगे उसके अनुसार। तो जरा इनको देख लेते हैं विस्तृत एक करके। तो देखते हैं सबसे पहले चलती फिरती दुकानें। अब चलती फिरती दुकानों के अंदर आप इसके बनाएंगे तो कुल 4 भाग हैं। पहला है फेरिया। फेरिया के बारे में आप अच्छी तरह परिचित हैं कि विभिन्न फेरी वाले माल को लेकर ग्राहकों के अलग अलग स्थान, जैसे ग्राहकों के घर पर घर घर जाएंगे या रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर वो अपने वस्तु की जाकर के बिक्री करते हैं। सामान्य रूप से जैसे समाचार पत्र है, साग सब्जी है, फल है तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं का विक्रय वे फेरी द्वारा करते हैं। तो ऐसे फेरी वाले दुकान की अपेक्षाकृत कम मूल्य पर वस्तु देते हैं। आप देखिए कि जो फेरी वाला होगा दुकान पर जाएंगे तो उससे कम कीमत पर भी वस्तु देने को तैयार हो जाता है। तो क्योंकि जो है उसके लिए लागत और अन्य खर्च कम होता है फेरी वाले के लिए, इस वजह से वह वस्तु को दुकान की अपेक्षा सस्ती कीमत पर भी दे देता है। तो इस तरह चलती फिरती दुकानों में पहला है फेरिया, इसको आपने देखा। दूसरा है काम चलाऊ व्यापारी। अब काम चलाऊ व्यापार के अंदर आप बताएंगे कि निश्चित प्रसंग या निश्चित त्यौहार अथवा निश्चित मौसम के दौरान निश्चित वस्तुओं का विक्रय किया यहाँ पर जाता है, जिसे हम काम चलाऊ व्यापार कहते हैं। फिर से देखिए एक बार कि निश्चित प्रसंग, निश्चित त्यौहार अथवा निश्चित मौसम के दौरान
निश्चित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, जिसे काम चलाऊ व्यापार कहा जाता है। जैसे कि मेले में माल का विक्रय करने वाला व्यापारी। अब मेला रोज तो लगता नहीं है, जब मेला लगेगा जिस समय में, उस समय वो माल वहाँ जाकर बेचेगा। उसके बाद है जैसे मकर संक्रांति, उत्तरायण है, तो उत्तरायण के समय पर पतंग और डोरा बेचने वाला, ये सीजनल बिजनेस के रूप में है, तो ये एक त्यौहार है, उस त्यौहार पर वस्तु को बेचा गया है यहाँ पर। उसी तरह से दीपावली के समय पटाखे बेचने वाला, तथा विभिन्न मौसम में जैसे रेन कोट है, छाता है, ये सब कब आएंगे? बरसात के दिनों में। गर्म कपड़े हैं, ये कब आएंगे? ठंडी के दिनों में। तो इस तरह से ऋतु के अनुसार या निश्चित समय पर या निश्चित त्यौहार पर, निश्चित मौसम पर वस्तुओं का जो विक्रय किया जाता है, उसी को बोलते हैं काम चलाऊ व्यापार। तो इस तरह काम चलाऊ व्यापार के अंदर आपको इन बातों को समझाना है। अब आता है निश्चित दिन का व्यापार। अगला पॉइंट है निश्चित दिन के व्यापारी। इसको एक शब्द है गुजरिया हाट के व्यापारी भी कहा जाता है इसको। यह है निश्चित दिन के व्यापारी। तो इसके लिए आप बताएंगे कि कई शहरों में, कई नगरों में अथवा गाँवों के अंदर सप्ताह या महीने में निश्चित दिन पर निश्चित स्थान पर बाजार लगते हैं। आप देखिए कहीं कस्बों में जाइए या शहरों में भी जाइए, तो वहाँ पर जैसे हर रविवार को बाजार लगता है, हर बुधवार को बाजार लगता है, या हर शुक्रवार को बाजार लगता है, ऐसा कुछ भी समय हो सकता है। तो ऐसे निश्चित समय पर वहाँ पर बाजार लगता है, समय समय पर। तो जब बाजार भरे जाते हैं तो उसमें बहुत से व्यक्ति अथवा व्यापारी अनेक प्रकार की वस्तुएं विक्रय करने के लिए वहाँ पर आते हैं, और बाजार पूरे दिन चलते हैं, जिसे गुजरी अथवा हाट भी कहा जाता है, या गुजरी अथवा हाट, हाट बाजार बोलते हैं इसको, तो उसे कहा जाता है। तो इस तरह से निश्चित दिन के व्यापारी, निश्चित दिन के व्यापारी का आप ख्याल समझ गए होंगे कि शहरों, नगरों अथवा गाँव में सप्ताह या महीने में निश्चित दिन पर, निश्चित समय पर बाजार भरे जाते हैं, और इस बाजार में व्यक्ति अथवा व्यापारी अपनी वस्तु को बेचने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो ये हुए निश्चित दिन के व्यापारी। और उसके बाद चौथा और अंतिम है गली अथवा शेरी के विक्रेता। तो यहाँ बताएंगे कि गली विक्रेता ग्राहकों की जीवन जरूरी वस्तुएं फुटपाथ पर रखकर बेचते हैं। आप रास्ते में चलते जाइए, तो रास्ते में चलते जाएंगे तो वहाँ आपको बैठे हुए मिलेंगे या वस्तु को बेचते हुए मिलेंगे, और उनके आसपास से रहने वाले शेरी या जो भी उनके पास पोल, सोसाइटी, जो भी उनके आसपास रहेगा, वहाँ के ग्राहक ये वस्तुएं खरीदते हैं। यानी उस सड़क के आसपास जितने भी सोसाइटी होंगे, पोल होंगे, शेरी होंगे, तो वहाँ के लोग यहाँ वस्तु खरीदते हैं। अब उसके उदाहरण के लिए आपके सामने है जैसे साग सब्जी। आप देखिए रोज़ आपके आसपास कहीं ना कहीं साग सब्जी जो है बिक्री होता है। तो इस तरह से साग सब्जी है, फल है, तो इन सब के जो विक्रेता होते हैं उनको गली या शेरी के विक्रेता कहा जाता है। अब आपको ख्याल आ गया होगा, फेरिया, काम चलाऊ व्यापारी, निश्चित दिन के व्यापारी और गली और शेरी के विक्रेता। विद्यार्थी मित्रों, आपको समझाने के लिए ऐसा भी आ सकता है कि चलती फिरती दुकानें समझाइए, तो आपको ये चारों पॉइंट व्यवस्थित समझाना है हेडिंग डाल करके। तो उसके बाद अब आगे देखते हैं, आगे है अस्थायी दुकानें। अब अस्थायी दुकानों के बारे में जानते हैं। तो अस्थायी दुकानें के अंदर पहला प्रकार है वृहद आकार के फुटकर व्यापारी, पहला प्रकार है, और दूसरा प्रकार है छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी। यानी इसके मुख्य दो प्रकार बताना है आपको। तो पहला है बृहद आकार के फुटकर व्यापारी और दूसरा है छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी। तो पहला हम समझते हैं इसके अंदर। तो पहला है वृहद आकार के फुटकर व्यापारी। इसके अंदर आपको कुल 6 पॉइंट बताए गए हैं। तो वृहद आकार के फुटकर व्यापारी में पहला है विभागीय दुकान। अब विभागीय दुकान, यहाँ पर आपको समझना है कि विभागीय दुकानों में बड़े पैमाने पर फुटकर बिक्री की जाती है, जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होती हैं। ऐसी दुकानों में प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के विक्रय के लिए अलग अलग विभाग रखा जाता है, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? विभागीय दुकान कहते हैं। यानी इनके अंदर अलग अलग विभाग होता है हर वस्तु का, इसलिए इनको विभागीय दुकान कहा जाता है। अब विभागीय दुकान के लक्षण क्या हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी जान लीजिए कि जो विभागीय दुकानें होती हैं, ऐसी दुकानों की मालिकी और संचालन एक ही व्यक्ति के अधीन होता है या उसका मालिक एक ही होता है। इस प्रकार की दुकानों में अधिकांशतः जीवन जरूरी वस्तुओं से लेकर मौज शौक की वस्तुओं ग्राहक खरीद सकते हैं। तो ये विभागीय दुकान हुई। अब इसके लक्षण देखिए क्या क्या है। पहला लक्षण है बड़े पैमाने पर विक्रय। तो जब बड़े पैमाने पर विक्रय की बात होती है तो विभागीय दुकानों में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार किया जाता है, क्योंकि वहाँ वस्तुओं की वैरायटी अधिक होती है और
अलग अलग प्रकार की वस्तुएं सब होती हैं, तो बड़े पैमाने पर विक्रय होता पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण बताएंगे आप कि अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं। विभागीय दुकानों में प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के विक्रय के लिए अलग विभाग होता है। खाने पीने की वस्तुएं, मौसम की वस्तुएं, उसके बाद फर्नीचर से संबंधित वस्तुएं, कपड़े से संबंधित वस्तुएं, तो सब उनके अलग अलग विभाग आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद मालकी और संचालन की बात करें तो मालकी और संचालन, विभागीय दुकानों की मालकी और संचालन एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, एक ही व्यक्ति उसका मालिक और संचालक होता है। ये इसका लक्षण हुआ। चौथा लक्षण है विस्तार के बारे में, तो खास करके शहरी विस्तारों में विभागीय दुकानें विशेषकर देखी जाती हैं। यानी इनका जो आपको मतलब ये दुकानें हैं विभागीय दुकानें, इनका आपको अस्तित्व हमेशा शहरों में ज़्यादा दिखाई देगा, तो शहरी विस्तार में इनका अस्तित्व दिखता है। फिर खर्च के बारे में है, तो यहाँ पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण के बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं विभागीय दुकानों में, कर्मचारियों को ग्राहक के साथ कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से वस्तु के बारे में समझाना है, उसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके लिए खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से इनको प्रशिक्षण खर्च यहाँ पर करना पड़ता है व्यापारियों को, मतलब कर्मचारियों को समझाने के लिए। फिर आता है इसमें सुविधा के प्रदान के बारे में, तो आप इसके अंदर बताएंगे कि विभागीय दुकानों में ग्राहकों के लिए मनोरंजन, रेस्टोरेंट, वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं ताकि ग्राहकों को सुविधा मिल सके और ग्राहकों को वहाँ पर हर प्रकार की मतलब मनोरंजन से लेकर के उनको नाश्ते वगैरह से, वाईफाई से संबंधित सारी सेवाएं मिल सकें, तो उनको विशेष सुविधा दी जाती है वहाँ पर। और उसके बाद है मार्गदर्शन। विभागीय दुकानों में कर्मचारी ग्राहकों का स्वागत करके वस्तुओं का निर्देशन करते हैं, सलाह सूचन दे करके ग्राहकों को वस्तु की पसंदगी के लिए मार्गदर्शन देते हैं। तो इस तरह से कोई भी ग्राहक कई तरह की वस्तु खरीदना चाहे तो एक विभागीय दुकान में जाए तो वह सारी वस्तुएं एक जगह पर उसको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और एक ही जगह से वह सारी वस्तुएं खरीदी कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा विभागीय दुकान, ये किसका प्रकार था? वृहद आकार के फुटकर व्यापारी में पहला प्रकार था। अब आता है दूसरा पॉइंट, संकलित दुकान। तो संकलित दुकान के बारे में देखें, जिसको कहा जाता है चेन स्टोर्स। तो संकलित दुकान के बारे में आप बताएं कि संकलित दुकानों में वृहद पैमाने पर फुटकर विक्रय होता है। यहाँ भी वही चीज़ है, बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार किया जाता है और ऐसी दुकानें एक ही मालिक द्वारा अलग अलग स्थानों पर अथवा शहरों में प्रारंभ की जाती हैं। यहाँ विभागीय दुकान में क्या था कि एक ही जगह पर सारे विभाग बनाए, एक ही दुकान में सारे विभाग बनाए जाते थे। और यहाँ क्या बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर दुकानों को जो है एक ही मालिक द्वारा अलग अलग स्थानों पर अथवा शहरों में प्रारंभ किया जाता है। ऐसी दुकानों में सामान्यतः जीवन जरूरी एक ही प्रकार की सीमित वस्तु का विक्रय होता है और प्रत्येक दुकान की बाह्य सजावट आवरण जो है एक समान होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको स्थान की दृष्टि से ये बदल जाएगा, अलग अलग स्थान पर यहाँ पर दुकान आपको प्राप्त होगी। तो ये संकलित दुकान के रूप में इसको माना जाएगा, जिसको बोलते हैं अपने इसके इंग्लिश में चेन स्टोर्स कहा जाता है। अब इसकी लक्षण देखते हैं। तो पहले इसके अंदर है मालिक के द्वारा। तो आपको बताना है कि संकलित दुकानों की मालिकी एक ही व्यक्ति की होती है। जैसे विभागीय दुकान में एक मालिक होता है, ऐसे ही संकलित दुकानों का मालिक भी एक ही होता है, भले उसके स्थान अलग अलग हैं। दूसरा है कि समान सजावट, यानी संकलित दुकानों की जो बाह्य सजावट है वो एक जैसी लगेगी। आप किसी भी शहर में जाइए, वह दुकान आप देख के पहचान जाएंगे यह दुकान इसी व्यक्ति की है या दुकान इस जो है इकाई की है, आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा। तो उनकी सजावट एक समान रहती है, उसमें अंतर नहीं होता है। उसके बाद आता है कर्मचारियों को प्रशिक्षण। यहाँ बताना है कि व्यावसायिक इकाई की नीतियाँ, ग्राहकों के साथ व्यवहार, इन सब में समानता दिखाई देती है। इसके लिए कर्मचारियों को योग्य प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये प्रशिक्षण जो है ये भी लक्षण है संकलित दुकान के, जिस तरह विभागीय दुकान में थे। फिर आता है संचालन। अब यहाँ बताना है आपको कि इसका संचालन केंद्रीय होता है, यानी इन संकलित दुकानों का संचालन केंद्रीय संचालन होता है, क्योंकि संकलित दुकानों का संचालन एक ही स्थान से अर्थात मुख्य कार्यालय से होता है। इसका जो मुख्य ब्रांच होगा वहाँ से सबका संचालन एक साथ होगा, तो केंद्रीय संचालन कहा जाएगा। और फिर आता है पहचान। तो इसकी पहचान समान होती है। संकलित दुकानों में बाह्य सजावट तथा कर्मचारियों का पोशाक
एक समान होने की वजह से समान पहचान जो है प्रतिस्थापित होती है। तो इस तरह से ये आपको संकलित दुकान हुआ और ये विभागीय दुकान हुआ। ये किसके प्रकार हैं? वृहद आकार के फुटकर व्यापारी के प्रकार हैं। अब इसी में तीसरा प्रकार आता है डाक व्यवहार की दुकान। तो डाक व्यवहार की दुकान जिसको कहा जाएगा मेल ऑर्डर शॉप। तो इसके बारे में समझिए कि ग्राहकों को उनके पते पर डाक द्वारा सूची पत्र भेजकर उनके पास से ऑर्डर प्राप्त किया जाता है। यानी ग्राहक के घर पर जो है एक सूची पत्र जाएगा, कैटलॉग जाएगा, उसके अंदर वो अपनी वस्तु का ऑर्डर दे सकता है डाक द्वारा। इसके पश्चात वस्तु की सुपुर्दगी भी डाक के द्वारा होगी। यानी डाक विभाग जो है वो वस्तु उसके घर पहुंचाएगा अपने डाक के माध्यम से, और वस्तु के भुगतान की सुपुर्दगी भी डाक द्वारा वसूल की जाएगी। जो भी उसका पेमेंट होगा वो डाक द्वारा उसको वसूल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ऐसी व्यवस्था को हमको बोलेंगे डाक व्यवहार की दुकान कहेंगे या मेल ऑर्डर शॉप कहेंगे। देश के दूर दूर के राज्यों में रहने वाले, अपना जो भारत देश जैसे है तो यहाँ पर दूर दूर के जो राज्य हैं वहाँ रहने वाले प्रत्येक वर्ग के ग्राहकों को घर बैठे माल पहुँचाया जाता है। ऐसी दुकानें अधिकांशतः वजन में हल्की, टिकाऊ और कीमती वस्तुओं की बिक्री करती हैं, क्योंकि भारी वजन की वस्तु यहाँ पर नहीं बेची जा सकती हैं। तो ऐसी वस्तुएं कैसी वस्तु होंगी? यहाँ पर वजन में हल्की, टिकाऊ और कीमती वस्तुओं का विक्रय करती हैं। और संक्षिप्त में ऐसी दुकानें, तो इस तरह से संक्षिप्त में कहें तो ऐसी दुकानें ऑर्डर प्राप्त करने के से लेकर के रकम या वित्त के भुगतान तक के समस्त प्रवृत्तियां डाक के माध्यम से करती हैं, इसलिए उनको डाक व्यवहार की दुकान कहा जाता है। तो आपको ख्याल आ गया होगा इसके अंदर। डाक व्यवहार की दुकानों में ग्राहकों के पते पर सूची पत्र भेज करके ऑर्डर प्राप्त किया जाता है और फिर डाक के माध्यम से वस्तु की डिलीवरी की जाती है और डाक के द्वारा पैसा वसूल किया जाता है। और इसके अंदर कैसी वस्तु हो सकती है? जो वजन में हल्की हो, टिकाऊ हो और कीमती वस्तु हो, ऐसी वस्तुओं को बेचा जाता है। और फायदा क्या है कि देश के अंदर दूर दूर राज्यों में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के ग्राहकों को बैठे बैठे या घर बैठे माल उनको प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से दुकानें ऑर्डर प्राप्त करने से लेकर के और रकम के भुगतान तक की समस्त प्रवृत्तियां डाक के माध्यम से की जाती हैं, इसलिए इसको डाक व्यवहार की दुकान कहा जाता है। फिर आता है फ्रेंचाइज। चौथा पॉइंट है फ्रेंचाइज के बारे में है। तो आप यहाँ बताएंगे कि किसी निश्चित ट्रेडमार्क अथवा ब्रांड वाली कंपनी के साथ करार करके उसी कंपनी की वस्तु या सेवा देने की अथवा वस्तु निर्मित करके विक्रय करने का विशेषाधिकार दिया जाए, उसे कहते हैं फ्रेंचाइज। आप देखते हैं कि जो शहर के अंदर या कहीं भी आप देखिए तो एक ही कंपनी की अलग अलग या एक ही ब्रांड की अलग अलग दुकानें आपको दिखाई देती हैं। तो उसके अंदर जो मुख्य जो ब्रांड होती है ब्रांड कंपनी, वह अपनी फ्रेंचाइजी यानी अपने ट्रेडमार्क को उपयोग करने का उनको अधिकार करने का उनको जो है सुविधा देती है। और इस वजह से आपको लगता है कि ये दुकानें, जबकि बहुत सारी दुकानें हैं लेकिन सबका मालिक वही नहीं है, फ्रेंचाइजी लेकर के लोग उसको शुरू करते हैं। इस प्रकार की दुकानें बड़े पैमाने पर फुटकर विक्रय करती हैं। इनकी व्यापार करने की पद्धति, वस्तु की गुणवत्ता, दुकान की सजावट, मूल कंपनी जो पेरेंट कंपनी, मूल कंपनी को क्या बोलेंगे? पेरेंट कंपनी। तो जो मूल कंपनी होगी उसके जैसी होगी। सामान्य रूप से जिन वस्तुओं का उत्पादन करके विक्रय करना हो तो मूल कंपनी कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मूल कंपनी से कच्चा माल लो और तैयार करके बेचो। इसके बारे में सतत निरीक्षण करके सुधार लक्ष्य मार्गदर्शन भी देती है। यानी जो कंपनी फ्रेंचाइज देगी, मूल कंपनी वह मार्गदर्शन देती रहेगी जिसको फ्रेंचाइज दिया गया है। मूल कंपनी अपना ट्रेडमार्क अथवा ब्रांड का उपयोग करने की छूट देती है, जिसके बदले विक्रेता के पास से निश्चित दर से विक्रय के रूप में रॉयल्टी प्राप्त करती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ट्रेडमार्क का जो है उपयोग करने के लिए उससे रॉयल्टी प्राप्त करती है। कौन प्राप्त करती है? मुख्य संस्था या पेरेंट कंपनी। तो मूल कंपनी ऐसा अधिकार प्राप्त करने वाली व्यावसायिक इकाई के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देती है। कई अल्पाहार गृह, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने वाले केंद्र इस पद्धति में ग्राहकों की वस्तुओं का सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी देखो जोमेटो कंपनी है, आपको जो है पार्सल भेजती है खाने का, नाश्ते का, बराबर। इस तरह से पिज़्ज़ा बर्गर की कंपनियां हैं,
तो जो इसके अंदर ब्रांडेड कंपनियां हैं वह अपने अंडर में मतलब इनको फ्रेंचाइज दे करके और अपने ब्रांड का उपयोग करने देती हैं। आपको लगता है कि उसी कंपनी का है, लेकिन वो दूसरा मालिक उसको उत्पादन करके और आपको वस्तु पहुंचाता है। खाली ब्रांड उपयोग करने के बदले उसको रॉयल्टी चुकानी पड़ती है अपने पेरेंट कंपनी को। तो इस पद्धति से जो है ये सेवाएं प्रदान करते हैं। मूल कंपनी विज्ञापन करती है, जिसके कारण फ्रेंचाइज लेने वाली इकाई को विज्ञापन के पीछे कम खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सारा विज्ञापन मूल कंपनी अपने आप करेगी। तो इस तरह फ्रेंचाइज का मतलब हुआ कि ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है उसका उपयोग करने की अनुमति देना, वो फ्रेंचाइज के अंतर्गत आता है। अब आता है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट बारे में समझें आप कि सुपरमार्केट वृहद पैमाने पर फुटकर व्यापार के विक्रय करते हैं या फुटकर व्यापार या विक्रय करते हैं। इसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुएं प्रतिष्ठित कंपनियों अथवा उत्पादकों के पास से बड़े जत्थे में खरीद कर ग्राहकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं या बेची जाती हैं। इस प्रकार के स्टोर्स छोटे दुकानदारों को भी आकर्षित करते हैं। सुपर बाजार में समस्त प्रकार के जीवन जरूरी वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। देश के विविध बड़े शहर या नगर में सुपर बाजार स्थित है। इनका आकार अथवा कद निर्माण की दृष्टि से विशाल होता है। तो सुपरमार्केट के अंदर यानी जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का समावेश कर लिया जाता है। और आपको ये खास बताना है कि यहाँ पर जीवन जरूरी वस्तुओं का समावेश किया जाता है। और दूसरा कि प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पादन यहाँ पर बड़े पैमाने पर खरीद कर बेचे जाते हैं। तो इस तरह से सुपर बाजार से ग्राहकों को आकर्षण होता है। कई बार छोटे व्यापारियों को भी यहाँ पर आकर्षण होता है। तो इस तरह से देश के विविध बड़े बड़े शहर या नगर में सुपर बाजार आप देख पाएंगे और इनका आकार अथवा कद भी निर्माण की दृष्टि से विशाल होता है। और अंतिम है इसका शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के बारे में भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। आधुनिक समय में विभागीय दुकानों में जो परिवर्तन आया है वह शॉपिंग मॉल के रूप में विकसित हुआ है। अभी आपने विभागीय दुकान देखा, इसके पहले पहला पॉइंट विभागीय दुकान, तो उसी के अंदर जो कुछ परिवर्तन आप देख पा रहे हैं वो शॉपिंग मॉल का रूप है। शॉपिंग मॉल का निर्माण कार्य सुपर मार्केट की अपेक्षाकृत विशाल होता है। ये जो सुपर मार्केट है इससे बड़ा इसका कार्यकाज होता है। तो ये विशाल पैमाने पर होता है, जिसमें छोटी या बड़ी अनेक दुकानें एक मालिक अथवा एक से अधिक मालिकों द्वारा यहाँ पर प्रारंभ की जाती है। शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग मॉल में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की ब्रांडेड जीवन जरूरी और मौज शौक की वस्तुएं एक साथ एक स्थान पर मिल जाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के विक्रय अभिवृद्धि की दरखास्तों द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयत्न भी किया जाता है। उनको तरह तरह की छूट दी जाती है, MRP से कम कीमत पर वस्तु प्रदान की जाती है, तो ग्राहक आकर्षित होंगे। विभिन्न उत्पादकों की एक समान उत्पादकों के मध्य स्पर्धा यह शॉपिंग मॉल की विशिष्ट लक्षण है। अब देखिए विभिन्न उत्पादक जो हैं उनकी एक समान उत्पादन की मध्य स्पर्धा होता है यहाँ पर। जैसे कोई वस्तु आप खरीदने गए वहाँ पर, तो जो वस्तु खरीदने गए वैसी तमाम दूसरी वस्तु भी वहाँ दूसरी कंपनी की भी है, वही सेम वस्तु है, तो आप ऑटोमेटिक उसके अंदर आप पसंद करोगे कि भाई ये वस्तु लूँ मैं या इस कंपनी की वस्तु लूँ। तो यानी उन दोनों कंपनियों में क्या हो गई स्पर्धा होती है, क्योंकि ये तमाम वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं इस वजह से। तो ये इसका लक्षण है। उसके बाद है ग्राहकों को वस्तुओं की पसंदगी के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। आपके पास एक प्रकार की 10 वस्तु पड़ी है, आपको चाहिए कोई एक वस्तु, तो आप 10 में कोई भी पसंद करिए, तो पसंद करने की ग्राहकों को यहाँ पर छूट मिलती है। शॉपिंग मॉल में ग्राहकों के लिए आधुनिक सुविधाएं जैसे कि यहाँ भी अल्पाहार, बालकों के लिए मनोरंजन का विभाग, वाईफाई, सिनेमा गृह इत्यादि। आपको पता है कि मॉल के अंदर, विभागीय दुकानों के अंदर, संकलित दुकानों के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि ग्राहक अपना अधिक समय बिताता है। क्यों? वह खरीदी करने के लिए अधिक वस्तु खरीदी करना चाहता है। एक ही तरह उसको तमाम सारी वस्तुएं एक जगह से मिल जाती हैं, तो अधिक समय वहाँ बिताने की वजह से वहाँ उसको नाश्ते, अल्पाहार की व्यवस्था करना, उसके बच्चे हैं, ग्राहकों के बच्चों के मनोरंजन के लिए विभाग बनाना ताकि बच्चे वहाँ पर अपना कुछ देर समय बिता सकें। और इसी तरह से वाईफाई, अगर नेट का उपयोग करना हो, सिनेमा गृह भी कई बार आपको दिखाई देता है। तो इस तरह शॉपिंग मॉल में सारी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हों और अधिक समय तक वह शॉपिंग मॉल में वहाँ पर रह करके और अपनी वस्तु की खरीदी करें और उसका लाभ उठाएं। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर अस्थायी दुकानों में आपने ये 6 प्रकार देखे। विभागीय दुकान, उसके लक्षण, संकलित दुकान, उसके लक्षण, डाक व्यवहार की दुकान क्या होती है उसके बारे में,
फ्रेंचाइज, उसके बारे में समझा आपने, सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल। तो विद्यार्थी मित्रों, इनमें से आपको कोई भी एक भी 2 या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इनको विस्तृत आपको समझ करके तैयार करना है ये सारे पॉइंट्स को। और दूसरा है छोटे पैमाने के फुटकर व्यापार, इसमें कोई प्रकार नहीं है, तो मुख्य 2 प्रकार में, खाली पहले प्रकार में आपको ये 6 पॉइंट समझाने हैं। अब आता है इसके बाद जो है विक्रय की अन्य पद्धतियां। अब अन्य पद्धतियों में आप देखेंगे, पहला है स्वयं संचालित विक्रय यंत्र, जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन कहा जाता है। यह एक प्रकार का स्वयं संचालित वस्तुओं का विक्रय करने वाला यंत्र है। आप लोग एटीएम से परिचित हैं, आपने देखा एटीएम में कार्ड डालो और आप पैसे या अमाउंट भरो, उतना पैसा आपको तुरंत मिल जाता है। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होता, खाली मशीन होता है, यंत्र होता है। तो वही सिस्टम ये भी है स्वयं संचालित विक्रय यंत्र में, जिसके द्वारा वस्तुओं को फुटकर विक्रय होता है। ऐसे यंत्र में पहले से ही वस्तुओं को रख दिया जाता है, जैसे कि समाचार पत्र है, या पीने के लिए ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, कॉफ़ी है, चाय है। ऐसी वस्तुओं को खरीदने के लिए ग्राहक को चलन के सिक्के यंत्र में डालना पड़ता है। जो भी वहाँ कीमत लिखा होता है वो कीमत उसको वहाँ पर यंत्र में डालना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु के लिए कितने सिक्के यंत्र में डालने होंगे यह वहाँ दर्शाया, उसकी सूची वहाँ पर रहती है। तो सूची को देखकर ग्राहक उसमें यंत्र में अपने पैसे या सिक्के डालता है, और यंत्र में सिक्का डालते ही आवश्यक वस्तु यंत्र में से बाहर आ जाती है, और इस तरह ग्राहक उसका उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से यंत्र जो होते हैं, जो है स्वयं संचालित विक्रय यंत्र, ये 24 घंटे और सप्ताह में 7 दिन यानी 24/7 तो सतत सेवा उपलब्ध करते हैं। आप कभी भी जाइए, ये आपको वहाँ पर सेवा मिलेगी। इनकी स्वयं संचालित विक्रय यंत्रों के कारण विक्रय करने वाले विक्रेता का वेतन, प्रशिक्षण खर्च कम हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति रख के उसको वेतन देना है वो भी समस्या नहीं होती है, किसी व्यक्ति को लाके ट्रेन करना है, सिखाना है, वो भी समस्या यहाँ पर नहीं होती है। तो ये सब खर्च जो होते हैं वो खर्च बच जाते हैं इसकी वजह से। इस प्रकार के यंत्र के वर्तमान में शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर देखने को आपको मिलेंगे। कभी आप देखिए तो शॉपिंग मॉल में जाइए, या हवाई अड्डे पर, या रेलवे स्टेशनों पर, या कोई भी सार्वजनिक स्थल है तो ऐसी जगह पर आपको ये दिखाई देंगे। ऐसे यंत्र की खोज ग्रीक के अभियंता और गणित शास्त्री एलेक्जेंड्रिया हीरो ने किया था। ये इनका मतलब नाम है जिन्होंने वो किया था, संशोधन किया था। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये है टेली मार्केटिंग। अब टेली मार्केटिंग के अंतर्गत आपको यहाँ पर 2 चीज़ बताना होगा। टेली मार्केटिंग में एक तो टेलीफोनिक मार्केटिंग और दूसरा टेलीविजन मार्केटिंग है। तो टेलीफोनिक मार्केटिंग में पहला अपने आएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर इसमें प्रकार बताएंगे। पहला होगा टेलीफोनिक मार्केटिंग। टेलीफोनिक मार्केटिंग, और दूसरा मार्केटिंग आपको आएगा इसमें टेलीविजन। तो टेलीफोनिक और टेलीविज़न 2 मार्केटिंग बताना है। तो टेलीफोनिक मार्केटिंग में आप समझिए क्या है कि इस पद्धति में संभावित ग्राहकों को टेलीफोन या मोबाइल द्वारा संपर्क करके उत्पादित वस्तु अथवा सेवा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके पश्चात इच्छुक ग्राहकों को टेलीफोन अथवा मोबाइल के माध्यम से उनके अनुकूल समय और स्थान पर प्रत्यक्ष संपर्क करके जानकारी प्रदान की जाती है। इस तरह से विक्रय करने की इस पद्धति को टेलीफोनिक मार्केटिंग कहते हैं। यहाँ पर टेलीफोन का उपयोग होगा या मोबाइल का उपयोग होगा, और उसके माध्यम से जो है संपर्क करके और वस्तु को बेचने का प्रयास किया जाता है। तो टेलीफोनिक मार्केटिंग है। इस पद्धति में ऋण यानी लोन, निवेश, बीमा की सेवाएं, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सेवाओं का समावेश होता है। जैसे किसी को लोन, आप देखते हैं फोन पर कई बार आपको आता है कि आपको पर्सनल लोन चाहिए। अगर आप एग्री होते हैं तो सामने से वो आपको समय पूछेगा और स्थान पूछेगा, वहाँ आकर आपको सब लोन के बारे में विगत देगा, माहिती देगा, और फिर आपको वहाँ पर लोन की सुविधा देगा। उसी तरह से निवेश करना, आपको पैसे कहीं लगाना है, बीमा की सेवा लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, तो ये सारे आपको टेलीफोन पर बार बार सूचनाएं आती रहती हैं।
और अगर आपने इंटरेस्ट बताया है तो आपको वो आपके जहाँ पर आप बताएंगे वहाँ करके आपको सूचना देंगे और समझा करके फिर आपको वस्तु वो प्रदान करेंगे या वो सेवा देंगे वहाँ पर आपको। तो इनमें मध्यस्थी न होने के कारण उचित मूल्य पर वस्तुएं और सेवाएं मिल जाती हैं और ग्राहकों का समय भी बच जाता है। तो ये टेलीफोनिक के बारे में हो गया। अब टेलीविजन मार्केटिंग के बारे में देखिए कि इस पद्धति में टेलीविजन द्वारा ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं को जीवंत निदर्शन करके, आप टीवी चालू करेंगे तो टीवी के अंदर उस वस्तु के बारे में, उसका उपयोग कैसे करना है, वह वस्तु कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, सारी चीज़ आपको वहाँ प्रत्यक्ष वहाँ पर टेलीविजन पर दिखाई जाएगी। तो जीवंत निदर्शन करा के वस्तु अथवा सेवा की संपूर्ण जानकारी देकर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। इसके साथ साथ वस्तु अथवा सेवा की खरीदी के लिए ग्राहकों को फोन पर जो नंबर दिया होता है स्क्रीन पर, उस फोन नंबर पर उनको या वेबसाइट का नाम दिया रहता है। ग्राहक इसके अनुसार संपर्क करके ऑर्डर दे सकते हैं और ग्राहक के घर वस्तु पहुंचाई जाती है। इस पद्धति द्वारा घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं तथा मौज शौक की वस्तुएं, सुख सुविधा वाली वस्तुओं की बिक्री की जाती है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य का भुगतान दो तरह से किया जाता है। पहला, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड द्वारा पहले से भुगतान कर दिया जाए, अथवा नंबर 2, वस्तु जब घर पर पहुंचाई जाए तब नगद से भुगतान भी किया जा सकता है। और मध्यस्थी न होने से, यहाँ एजेंट नहीं होने से उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल जाती हैं और ग्राहकों का समय भी बच जाता है। तो इस तरह से आप देखें टेली मार्केटिंग में दो प्रकार, टेलीफोन या मोबाइल के द्वारा और टेलीविजन के द्वारा, तो दो प्रकार बताएंगे। और अंतिम है इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग में आप बताना है कि उत्पादक अपनी वस्तुओं का विज्ञापन इंटरनेट के विभिन्न माध्यम जैसे कि ईमेल के द्वारा, पोर्टल के द्वारा, ब्राउज़र पर रखते हैं। कई बार उनकी स्वयं की वेबसाइट भी होती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेजोन है, .com है। ये सारी जो है इनकी खुद की भी अपनी वेबसाइट होती हैं। तो ग्राहक ऐसे विज्ञापन को देखकर जो है वस्तुओं के साथ जो है अपनी तुलना करता है और वस्तुओं के बारे में अपनी पसंदगी करते हैं और इंटरनेट के द्वारा ही ऑर्डर भी दे देते हैं और इनका भुगतान ऑनलाइन अथवा कैश ऑन डिलीवरी से करते हैं। वर्तमान समय में ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से अधिक जुड़े हैं और क्योंकि इसके बीच में कोई मध्यस्थी या शोरूम के खर्च इत्यादि न होने के कारण वस्तुएं अस्थायी बाजार की तुलना में सस्ते मूल्य पर मिल जाती हैं। इसके साथ साथ ग्राहकों को विक्रय के पश्चात की सेवाएं भी मिलती रहती हैं। तो इस तरह से ये जो सुविधा है इंटरनेट मार्केटिंग की, ये अधिकतर ग्राहक इसमें वर्तमान समय में आपको जुड़े हुए प्राप्त हो जाएंगे। और इस तरह से जो है अन्य पद्धतियों में आप 3 पद्धतियाँ बताएंगे, स्वयं संचालित विक्रय पद्धति यंत्र की, और टेली मार्केटिंग जिसमें 2 होगा, टेलीफोनिक और टेलीविज़न, और तीसरा है इंटरनेट मार्केटिंग। विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो आपका बड़ा है लेकिन हमने इसके अंदर सभी को विस्तृत रूप से आपको समझाया है और आपको इसको विस्तृत रूप से समझ कर तैयारी करना है। और सब मुद्दे आसान हैं, आप आसानी से समझ भी सकते हैं और इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।